नमस्कार। डॉक्टर सुमन, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कस्तूरीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड होता कितनी तरह का है, टाइप्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। तो डोमेस्टिक ट्रेड क्या है? जो कि एक कंट्री की अपनी टेरिटरी में होता है, जो कि विद इन द बाउंड्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में हम बात करेंगे होलसेल और रिटेल की। होलसेल क्या है? द अ सेल ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज़। जब आप कोई भी सामान जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं या सेल आउट करते हैं तो उसको होलसेल कहा जाता है। और रिटेल, जब आप थोड़ी क्वांटिटी में या किसी शॉप से आपने सामान परचेज किया है तो हम उसको कहते हैं रिटेल। इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात करेंगे एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट वो चीज़ क्या है कि जिसमें हम गुड्स एंड क्वांटिटीज़, जो कमोडिटीज़ हैं हमारी, हम उनको दूसरे कंट्रीज़ को सेल आउट करते हैं। और इंपोर्ट क्या है? टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट इनटू अ कंट्री फॉर ट्रेड और सेल। जब हम दूसरे किसी कंट्री से कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं अपने कंट्री में ट्रेड के लिए या सेल करने के लिए। इसी में एक और तरह का ट्रेड हो सकता है जिसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। इसमें क्या है कि ट्रेड इन विच इम्पोर्टेड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड। आप दूसरे कंट्री से चीज़ों को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, उसको फाइनल टच देकर अगेन आप उसको जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। अब बात आती है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज। तो इसमें कैपिटल भी इंक्लूड है, कमोडिटीज़ भी इंक्लूड है और सर्विसेज भी इंक्लूड है। जब हम अपनी कंट्री से बाहर दूसरे कंट्रीज़ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो हम उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अभी हमने बात की एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जब हम स्पेशली अगर हम बात करें तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे कंट्री में सेल करने के लिए भेजते हैं। इसमें स्पेशली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज विद इन कंट्री और सेल इट आउट ऑफ अदर कंट्रीज। कोई भी चीज़ जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो या तो हम उसको अपने ही कंट्री में सेल आउट करेंगे या फिर दूसरे कंट्री में सेल आउट करेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री इतना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है। कोई भी कंट्री सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस नहीं करता है कि अपने ही कंट्री के लिए वो प्रोड्यूस करे। अगर एक्सेस प्रोडक्शन आपका हो जाता है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी एक्सेस प्रोडक्शन है हमारे पास हम उसको एक्सपोर्ट कर दें। उससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो हमारा एक्सेस प्रोडक्शन जो है वो यूज़ हो जाएगा और दूसरा हमें फॉरेन रिजर्व्स मिल जाएंगे। एडवांटेजेस ये है अर्निंग मोर मनी, कि जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें पैसा मिलेगा। और पैसा भी कौन सा? हमें फॉरेन रिजर्व्स मिलेंगे। ठीक है? तो जो डॉलर में उनकी पेमेंट्स होगी या फिर गोल्ड में होगी तो वो इंटरनेशनल जो मनी है वो हमें मिलेगा। इंक्रीज्ड सेल्स एंड प्रॉफिट। दूसरी बात ये भी होगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना सेल आउट हो रहा है और हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हमारा सेल होगा उतना ज़्यादा ही हम प्रॉफिट गेन करेंगे। अनवेस्टेज ऑफ थिंग्स। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हमारी कंट्री में होता है तो हम उसको वेस्ट ना करके यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जो भी एक्सेस प्रोडक्शन होगा वो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। गेन ग्लोबल शेयर्स। हमें ये पता चलेगा कि वेयर वी एग्जिस्ट, बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में आपका कितना शेयर है, आप कितना परसेंट फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, इसका भी आपको पता चलेगा। एक आपकी इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। लोअर पर यूनिट कॉस्ट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी अगर पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तभी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और तभी वो चीज़ हमारे
दूसरे कंट्री में सेल आउट होगी। अगर आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी तो कोई भी कंट्री आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। अब बात आती है चैलेंजेस की। इतना इजी नहीं होता है इंटरनेशनल ट्रेड करना या एक्सपोर्ट करना जितना हमें हर चीज़ शो होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई ट्रांसपोर्टेशन फ़ी। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में सामान को भेज रहे हैं तो आपको हाई ट्रांसपोर्टेशन फ़ी बियर करनी पड़ेगी। आप बाय शिपिंग या बाय एरोप्लेन किस तरीके से आप अपने सामान को भिजवा रहे हैं। नेक्स्ट है एंटरिंग एन एक्सपोर्ट एंड बिजनेस रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ है एक्सेस प्रोड्यूस हुई है और आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, नहीं। आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको पर यूनिट कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा, आपको ये देखना है कि कौन से कंट्री के साथ आपको ट्रेड करना है। तो बहुत सारी प्लानिंग जो है इसके लिए करनी पड़ती हैं। मार्केट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि दूसरे कंट्री में क्या रेट चल रहा है, किस तरीके का कंपटीशन हो रहा है, किसी तरीके का रिस्क तो नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये मार्केट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितनी डिमांड है उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो फाइनेंशियल रिस्क रहता है। इन केस अगर हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हमें वापस सामान मिल गया तो क्या होगा, अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा। तो फाइनेंशियल रिस्क हमेशा रहता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रीज़न। आप कहीं भी बाहर दूसरे देश में अगर अपने सामान को भेज रहे हैं तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रीजंस। अगर आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं तो इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए, इस बात की सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ तरीके से दूसरे कंट्री में पहुंच जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इम्पोर्ट टू ब्रिंग और कैरी इन फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, स्पेशली टू ब्रिंग इट गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री फॉर ट्रेड और सेल। जब हम किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कोई गुड्स या मटेरियल मंगवा रहे हैं सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो हम उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। ये अपनी ही कंट्री में हम सेल आउट करने के लिए, एक ब्रांडेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर प्राइस रेट। जो भी आप इंपोर्ट करेंगे उसका प्राइस रेट कम होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो कोई भी उसको परचेज़ नहीं करेगा और वो आपकी कंट्री को भुगतना पड़ेगा। हाई क्वालिटी, क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो किसी ब्रांड को शो करता है, किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वालिटी अच्छी होगी तभी हम इम्पोर्ट करेंगे। कंज्यूमर बेनिफिट, दूसरा ये है कि हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हमें बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को परचेज़ करेंगे। तो अगर हमें बेनिफिट नहीं होगा तो हम उसको परचेज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे नीड्स फंड टू इम्पोर्ट। आपको फंडिंग की ज़रूरत होती है। जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं, तो आपको उसके लिए फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारा फंड की ज़रूरत पड़ती है। रिस्क टू सेल, दूसरा हमने मंगवा तो लिया लेकिन हमारे मन में एक दुविधा रहेगी कि ये चीज़ सेल आउट होगी या नहीं होगी। रिस्क रहता है हमेशा। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो आपको बियर करनी ही होगी, क्योंकि वही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगले उसमें आपके जो इंपोर्ट की जो प्राइस है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत हाई हमें पे करनी पड़ती है। प्रोसेस क्या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वही पहले क्या होता था कि हम सैंपल्स लेकर जाते थे और सैंपल हम दिखाते थे, लेकिन अब क्या है, हमने मेल कर दिया उनको और वो वहाँ पे
उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बाय शिप और बाय एयर हम एक सैंपल जो है वो सेंड कर सकते हैं, जिससे क्वालिटीज़ वगैरह जो है चेक हो सकती है। आप मेल कर सकते हैं, कोई अटैचमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना ऑर्डर करना है, कब तक करना है, ये सारी चीज़ें टेलीफोनिकली हो सकती हैं। जब हम अपनी करेंसी में कर रहे हैं बार्गेनिंग, तो हमें फॉरेन करेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है। पहले जो इंडिया जिस चीज़ में फेमस था, जिस चीज़ के लिए हम फेमस रहे हैं, उन चीज़ों का उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब जो है ये कंपोजिशन चेंज हो रहा है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और अब जो है जो शेयर है हमारा, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डिक्लाइन होता जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें एलाइड प्रोडक्ट्स इन टोटल एक्सपोर्ट, जितने हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स रहे हैं उनकी भी परसेंटेज डिक्लाइन होती जा रही है। आज हम जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उनको ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, उनकी जो एक परसेंटेज जो है वो अब ज़्यादा हो गया है, हम वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंक्रीज इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो इंडिया का जो फेमस है दैट इज़ इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर प्रोडक्ट, ये ज़्यादा फेमस है और इनका एक्सपोर्ट अब लास्ट अगर हम फ्यू डिकेड्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इंपोर्ट, ड्रास्टिक फॉल इन इंपोर्ट ऑफ कैरियल्स, कैरियल्स का इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का शेयर इम्प्रूव हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट आज के समय में हो रहा है वो है पेट्रोलियम, ऑयल प्रोडक्ट। हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, हमारी जो पेट्रोलियम या ऑयल की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, और इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आयरन स्टील्स, इनका भी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड आयरन एंड स्टील, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ज़्यादा कर रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड में जो जीडीपी में जो शेयर है फॉरेन ट्रेड का, वो कॉन्टीन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम बात करें इंडियाज़ एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो हमारा एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि इंडिया जो है वो 19th मोस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कंट्री है, और वर्ल्ड में भी इसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में हमारा जो इंडिया है उसकी 10th पोजीशन है ग्लोबल लेवल पर। हमारे फॉरेन ट्रेड में एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मोस्टली ऐसा रहा है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसमें ट्रेड डेफिसिट बहुत होते रहे हैं, और एक्सपोर्ट क्योंकि कम है हमारा, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो भी बहुत इंक्रीज हुआ है। अब बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किस चीज़ का, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपके कितने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुए हैं एक कंट्री में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जब हम उसको काउंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपके
सभी पेमेंट्स इंक्लूड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल कैपिटल एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। स्पेशली अगर हम बात करें तो तीन आइटम्स को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं? विजिबल आइटम्स लाइक फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स जिनको आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। इनविजिबल आइटम्स फॉर एग्जांपल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, कोई एक्सटेंशन लेक्चर है, इन सबको हम इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड करते हैं, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम काउंट करते हैं तो उसमें इंक्लूड करते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स, जितने भी कैपिटल ट्रांसफर्स होती हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो या कैपिटल पेमेंट्स हो, उन सबको भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अगर हम डिफाइन करें तो किंडल बर्जर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन इसके लिए दी है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं फीचर्स की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्योंकि आप कोई भी आइटम को, किसी भी चीज़ को यहाँ पे लीव आउट नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। एक सिस्टम से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसमें सभी आइटम्स इंक्लूड हैं, विजिबल हो या इनविजिबल हो। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में इसको कैलकुलेट किया जाता है और मोस्टली ये एनुअल स्टेटमेंट होती है। इसमें डबल एंट्रीज होती हैं, जिसमें आप एक साइड जो है क्रेडिट साइड होती है, दूसरा जो है डेबिट साइड होती है। तो जो भी पेमेंट्स आपको मिलेंगी वो हम क्रेडिट साइड में इंक्लूड करते हैं, और जो पेमेंट्स आप करते हैं उसको डेबिट साइड में इंक्लूड करते हैं। कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट बैलेंस है एक। तो करंट अकाउंट बैलेंस में मोस्टली कौन सी चीज़ों को हम काउंट करते हैं? पहली बात तो करंट अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीव्स एंड पेमेंट्स इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जितने भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगी उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। ये सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। द करंट अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, पेमेंट्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। तो जितने भी इस तरीके की पेमेंट्स हैं, चाहे आप दूसरे कंट्रीज से कर रहे हो, चाहे दूसरा कंट्री आपसे कर रहा हो, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। इट इज डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट रेफर्स टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, इट मीन्स इसमें सारे के सारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज relating to investment, short term borrowings, lendings and medium term of to long term borrowing और lending। मतलब मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों ही बोरोइंग और लैंडिंग को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये भी सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। इसमें प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो को इंक्लूड किया जा सकता है, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है, रिजर्व्स, गोल्ड मूवमेंट्स, इन सब को इसमें कैपिटल अकाउंट बैलेंस में इंक्लूड किया जाता है। ओवरऑल बीओपी की अगर हम बात करें तो टोटल ऑफ अ कंट्रीज करंट एंड कैपिटल अकाउंट इज रिफ्लेक्टेड इन ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट।
जहां हम इन दोनों को, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें मे बी सम एरर्स, ओमिशंस इंक्लूड्स होते हैं। The errors may be due to statistical discrepancies and omissions may be due to certain transactions may not be recorded, क्योंकि errors और omissions को हम include नहीं करते हैं इसमें। डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा फेवरेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा अनफेवरेबल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर डेफिसिट है या सरप्लस है, उन दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा और उसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट और क्रेडिट एक्सीड्स डेबिट कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन द बीओपी अकाउंट। डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट तब होगा जब हमारे रिसिप्ट जो हैं वो कम होंगी फॉरनर्स इनकम से, फॉरनर्स पेमेंट से, और सरप्लस कब होगा? जब हमारे रिसिप्ट ज़्यादा होंगी हमारी पेमेंट से। बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम के। फॉर एग्जांपल नेचुरल कॉजेज़, किसी भी कंट्री में अगर नेचुरली डिज़ास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया, तो इसकी वजह से वहाँ पर एक जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो एकदम से डिमांड इंक्रीज़ हो गई या जो रिसोर्सेज थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो उससे क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जितना ट्रेड करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए, इसीलिए डिसइक्विलिब्रियम हो गया। इकोनॉमिक कॉजेज़ हो सकते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, इन्फ्लेशन हो सकता है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट हो सकता है कि हम दूसरों को शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा स्पेंडिंग हम अपनी इंक्रीज़ कर दें, या फ्लक्चुएशंस हो जाए, या प्राइस हाई हो जाए, तो उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। पॉलिटिकल कॉजेज इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आपके पहले बहुत अच्छे रिलेशंस थे और किसी भी रीज़न से अगर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस स्पॉयल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उस कंट्री के साथ जिसके साथ आपके हेल्दी रिलेशंस थे, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड था, तो ऑब्वियसली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकली अगर पहले किसी और की सत्ता थी, अब किसी दूसरी गवर्नमेंट की सत्ता है, पॉलिटिकली कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब आप देखिए, चाइना से हमने काफ़ी अपने जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो हमने कैंसिल कर दिए। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात मैं कर रही हूँ। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बाद चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ, इससे हमें भी नुकसान भी हुआ लेकिन फ़ायदा भी हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बहुत असर पड़ता है। दूसरा, अभी आप देख लीजिए अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन है, पहले किसी और का शासन था, अब किसी और का है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब आने वाले समय में उनके साथ कौन व्यापार करेगा, किसका जो है फॉरेन ट्रेड, उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे, ये सभी मैटर करता है वो आने वाली पॉलिटिकल सिस्टम पर। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर वहाँ की पॉपुलेशन के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, आपने जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इंपोर्ट करवा लिया, लेकिन यहाँ तक सामान आते आते वेदर चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जो सिचुएशन है वो परमानेंट होती है, हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मॉनेटरी मेजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफ्लेशन होता है मंदी की स्थिति। मंदी मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम होना, फॉलिंग
प्राइसेस को कम कर देना, ये बहुत अच्छा तरीका है, ताकि अगर प्राइसेस कम होंगे तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, इंपोर्ट हमारे कम होंगे, उससे हमारी कंट्री को बेनिफिट होगा। सेकंड है एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिक्लाइन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हम अपनी करेंसी के रेट को कम कर दें, उससे भी बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा। डिवैल्यूएशन। Devaluation refers to the deliberate attempt made by monetary authorities to bring down the value of home currency against foreign currency. ऐसा भी हुआ है 1969 में, हमने अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट कर दिया था, जिसकी वजह से फॉरेन में जो हमारी गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो चीप हो जाएंगी फॉरेन मार्केट में, और उसकी वजह से हमारे फॉरेन ट्रेड जो है वो फेवरेबल रिजल्ट होगा उसका। नॉन मोनेटरी मेजर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन। या तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट करने के लिए हम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उन पर टैक्स कंसेशन कर सकते हैं, उनको मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रेडिट और इंसेंटिव्स दे सकते हैं, या फिर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर अवेलेबल हो। गवर्नमेंट भी बहुत तरीके से हेल्प कर सकती है, एग्जीबिशंस लगा सकती हैं, ट्रेड फेयर्स कर सकते हैं, बहुत तरीके की मार्केटिंग रिसर्च हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट को किस तरीके से प्रमोट करें। कोटाज, एक कोटा सिस्टम होता है कि हमारी गवर्नमेंट ये फिक्स कर दे कि हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी ना तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और ना ही इंपोर्ट करेंगे। इससे भी बहुत बेनिफिट हो सकता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट है टैरिफ। टैरिफ से हमें ये बेनिफिट होता है कि जो टैक्सेस हैं हमारे, जो कि स्पेशली इंपोर्ट पर लगाए जाते हैं, अगर टैरिफ इम्पोज कर दिया जाए तो टैक्स जो इंपोर्ट हमारे होंगे वो महंगे हो जाएंगे, तो हमारी कंट्री में उसको कोई परचेज नहीं करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।